Good evening everyone, this is Zaran Gupta back to back. All the videos I've posted 2 दिन बाद आज आपको दोबारा से मिल रहा हूँ मैं. आज का टॉपिक है हमारा गैलीलियन मून्स यानी जुपिटर के मून्स के बारे में. जुपिटर के ओवरऑल 63 मून्स हैं. आज की डेट में जुपिटर के पास ओवरऑल 93 मून्स हैं. बट आज हम जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून के बारे में बात करेंगे. जो 4 सबसे बड़े मून्स जुपिटर पे हैं उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहली बात तो जुपिटर के वो 4 मून्स का नाम क्या है, हम उन्हें जान लेते हैं. उन 4 मून्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हमारे एक सैटेलाइट द गैलीलियन सैटेलाइट ने क्या देखा है उन मून्स पे, ये भी बताऊंगा आज मैं आपको. तो स्वागत है आप सभी का RNN ऋषिका व्लॉग्स में. आज हम लोगों की अगली यूनिवर्स जर्नी है स्पेस के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर के 4 मून्स की. तो शुरुआत करते हैं 1980 से. 1980 में साइंटिस्ट ने जब जुपिटर को ऑब्जर्व कर लिया, पूरी ऑब्जर्वेटरी बैठा ली. अच्छा, 1806 में सबसे पहली बार गैलीलियो गैलीली ने सबसे फर्स्ट टाइम उन जुपिटर को ऑब्जर्व किया था. जुपिटर के इन 4 मून्स को ऑब्जर्व किया था. फिर जुपिटर के इन 4 मून्स को ऑब्जर्व करने के बाद और जुपिटर की ऑब्जर्वेटरी के बाद कई सारे सैटेलाइट सिस्टम्स का सोचा कि इसे जुपिटर में भेजें ताकि ये जुपिटर को स्टडी करे. तो उस टाइम एक सैटेलाइट बनाया गया था गैलीलियो के इसको डिस्कवरी करने के 1 सेंचुरी बाद, मींस 90s में. ये एक सैटेलाइट था, इसका नाम था गैलीलियन सैटेलाइट. इसमें 2 चीज़ें थी, एक था गैलीलियन सैटेलाइट, एक था गैलीलियन प्रोब. गैलीलियन प्रोब गया था जुपिटर को स्टडी करने और गैलीलियन सैटेलाइट गया था 4 मून्स को स्टडी करने. तो गैलीलियन सैटेलाइट ने क्या किया, ऑर्बिट कर करके जुपिटर को ऑर्बिट कर करके वो 4 मून्स के पास से धीरे धीरे थोड़ा टाइम स्पैन के लिए गुजरा. अच्छा, उसने क्या किया, थोड़े दूर से ही गैलीलियन प्रोब को छोड़ दिया. उसने गैलीलियन प्रोब को जब छोड़ा तो प्रोब भी उसने 1 साल ओवर ले लिया था. पूरा 1 साल प्रोब ने जुपिटर तक पहुंचने के लिए ले लिया था. अच्छा, जैसे ही वो जुपिटर में एंटर करा तो वहाँ का तापमान -300 डिग्री सेल्सियस होगा और उस तापमान को भी वो झेल ले रहा था. और उसका पैराशूट खुल गया था और वो आराम से नीचे उतरता जा रहा था और देखता जा रहा था कि भयंकर भयंकर तूफान चल रहे हैं, खूब सारी बिजलियाँ कड़क रही हैं. अच्छा, ये सब होने से पहले जब ये प्रोब वहाँ जा रहा था सैटेलाइट बंद करके, तो उस टाइम कुछ लाइन में 7 मीटरॉइड्स गिर रहे थे, मीन्स कॉमेट्स गिर रहे थे उस पे हमारे जुपिटर पे. तो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि ह्यूमैनिटी ने किसी प्लैनेट पे कॉमेट्स को इम्पैक्ट करते हुए देखने चाह रहे थे. अच्छा, ये बताया जा रहा है कि उस टाइम जुपिटर पे जब वो कॉमेट्स गिर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे वहाँ जुपिटर पे अपने. तो इससे ये पता चलता है कि जुपिटर एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट भी है. पर क्या वो हम इंसानों के लिए सेफ है या डेंजरस है, चलिए पता लगाते हैं. जैसे जैसे वो स्पेस प्रो नीचे जाता गया, अब जैसा कि हम जानते हैं वो एक गैस प्लैनेट है और जिन चीज़ों से एक सन बना है वैसे उन्हीं चीज़ों से हमारा जुपिटर भी बना है. हीलियम और हाइड्रोजन से हमारा सन बना है और उसी हीलियम और हाइड्रोजन से हमारा जुपिटर भी बना है. जब हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके आसपास एक डिस्क क्रिएट हो गई थी, नेब्यूला की डिस्क. नेब्यूला एक क्लाउड होता है डस्ट का, गैस का, जो कि एक स्टार फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी राउंड डिस्क बना देता है. वो राउंड डिस्क खूब सारा गैस, हीलियम और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है. अच्छा, उस टाइम कई सारे पार्टिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं और प्लैनेट्स को जनरेट करते हैं. उसमें सबसे बड़ा था जुपिटर. जुपिटर सबसे ज़्यादा कंपाउंड से बना था, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम जुपिटर में था, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तूफान भी जुपिटर में ही आते हैं. इससे ये पता चलता है कि जो हमारा द ग्रेट रेड स्पॉट है, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रखते हैं, जो जुपिटर पे सबसे बड़ी मिस्ट्री है, तो उसका सबसे बड़ा जो स्पॉट है द ग्रेट रेड स्पॉट, उसकी मिस्ट्री यही है कि वो एक बहुत बड़ा स्विरलिंग स्टॉर्म है, मतलब बहुत बड़ा घूमने वाला एक टोर्नाडो है जो कि अपने अंदर और सारे जितने भी वो होते हैं तूफान उनको खींच लेता है और बड़ा हो जाता है. इसीलिए हम लोग उसको द ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं. अब बात करते हैं जुपिटर के मून्स के बारे में. जुपिटर की फॉर्मेशन हिस्ट्री तुमने जान ली, जुपिटर कितना खतरनाक है. अब जैसे ये स्पेस प्रोब उसके अंदर जाता गया, उसको कोई सरफेस नहीं मिली. तो वहाँ की सॉफ्ट सरफेस पे जैसे ही उसने अपना कदम रखा वो जलना शुरू हो गया. अब भाई हाईली गैसेस थी, गर्म टेम्परेचर था एकदम वहाँ का.
तो उससे इतना ज़्यादा उसके अंदर स्पार्क होने लगे, ब्लास्ट होने लगे, वो वहीं पे समा गया और उसका एक हिस्सा बन के हमेशा के लिए रह गया। अब बात करते हैं गैलीलियन सैटेलाइट की। तो गैलीलियन सैटेलाइट जुपिटर के पिछले हिस्से से लेकर के उसके 4 सबसे बड़े बड़े मून्स की तरफ से गुजरा। पहला था जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमीड। गैनीमीड प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है, जैसा मैंने आपको जुपिटर की वीडियो में बताया था। गैनीमीड इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। गैनीमीड प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। ऑल्दो हमारा जो मून है वो भी गैनीमीड से काफ़ी छोटा लगता है। सेकेंड मून है आईओ, थर्ड मून है कैलिस्टो और अगला है यूरोपा। अब मैं बात करता हूं गैनीमीड के बारे में। अच्छा, जैसे जो जुपिटर है, जुपिटर जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी सारे प्लैनेट्स में ओवरऑल। तो वैसे ही जब ऑब्जर्वेटरी बैठाई गई थी गैनीमीड पे, तो ये पता चला कि गैनीमीड की भी उतनी ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जितनी जुपिटर की है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर प्रोड्यूस करता है उतनी ही गैनीमीड ही प्रोड्यूस करता है। अपने मून से 100 गुना ज़्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड गैनीमीड में। जबकि क्या ही बोलूँ मैं इस मामले में, मगर ये भी कहा जा सकता है कि वो हम इंसानों के लिविंग के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। मतलब जैसे हम लोग मार्स कॉलोनाइजेशन के बारे में कई बार सोचते हैं और उसके बाद फिर मून के लिए भी हमारे पास कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मून पे कई सारी चीज़ें जो कि अनडिस्कवर्ड है, जैसे साउथ पोल हो गया, उसका डार्क साइड हो गई, और भी कई सारी चीज़ें अनडिस्कवर्ड हैं। तो जब वहाँ पे अपने स्पेस स्टेशंस बन जाएंगे, डिस्कवर्ड हो जाएगा, तभी कॉलोनाइजेशन उस पर हो सकता है। बट अर्थ इज़ आवर मदर, वी विल लिव ऑन अर्थ, बट वी हैव टू कीप आवर अर्थ क्लीन। ओके, सो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक है ये इन चारों मून्स की डिस्कवरी। गैलीलियन सैटेलाइट ने जब इन चारों मून्स को ऑब्जर्व करने से पहले जब गैनीमीड को देखा, तो गैनीमीड पे उसने कई सारी ऑब्जर्वेटरी बैठाई, कई सारी पिक्चर्स ली। कुछ 817 पिक्चर्स उसने गैनीमीड की खींची थी उस टाइम पे। उसके प्रोब ने, उसके कैमरे ने इतनी फोटोज उसने खींचनी, और उसके बाद उसने नासा को वो फोटोज भेजी, जिससे ये सामने आया कि उसके पास सबसे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है अब तक की। मतलब जितनी जुपिटर प्रोड्यूस करता है उतना ही उसकी मून भी प्रोड्यूस करता है। अगली बार आते हैं हम अगले मून पे, जो कि है आईओ। अच्छा, आईओ को हमारे साइंटिस्ट क्या समझ रहे थे? उन्हें लगता था कि वो जो मून है सबसे ज़्यादा डेड मून है, सबसे ज़्यादा इनएक्टिव मून है। लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि यार ये जो मून है जिसको हम लोग इतना इनएक्टिव समझ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मून निकलेगा। उस मून पे, आईओ पे, कई सारे वोल्केनोस थे, इरप्टेड वोल्केनोस थे, जिसमें लावा सरफेस पे तैर रहा था। और तो और कई सारे वोल्केनोस थे जो कि सल्फर के थे, जिनमें सल्फर प्रोड्यूस था। इमेजिन ऐसे वोल्केनो जो कि सल्फर एमिट करते हो अपने में। मतलब जिसको एक डेड मून लोग कह रहे थे कि जो बिल्कुल इनएक्टिव है, बिल्कुल बेकार है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव निकला। अगला मून है कैलिस्टो। दोस्तों, कैलिस्टो एक लंबा टॉपिक है, मैं उस पर एक दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा। कैलिस्टो पे एक शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं तो कैलिस्टो एक बहुत ही क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट है। क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे गड्ढे हो, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर्स हों। कैलिस्टो अगर हम लोग ध्यान से देखें उसकी पिक्चर्स के ऊपर, तो उस पर कई सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर, जिन गड्ढों के ऊपर और छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कैलिस्टो पे कई टाइम तक का एस्ट्रॉइड रेनफॉल हुई है। और एस्ट्रॉइड रेनफॉल का मतलब होता है कई सारे एस्ट्रॉइड्स एक झुंड में उसके ऊपर आके गिरे हों। ये एक लंबा टॉपिक है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। कई सारी मिस्ट्रीज हैं कैलिस्टो से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम यूरोपा के बारे में, जो लास्ट मून है जुपिटर का। जुपिटर का जो लास्ट मून है यूरोपा, इसके बारे में यार ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा। कैलिस्टो के साथ ही यूरोपा का भी एक सेकेंड वर्जन डाल दूंगा। बट यूरोपा के बारे में अभी बात करते हैं। यूरोपा एक क्रैक्ड एक्शेल की तरीके लगता है, मतलब उसकी ज़मीन में सकता है दरारें हैं बड़ी बड़ी, कई सारा मतलब जैसे सड़क होती है से टूट जाती है ना कई बार, बिल्कुल वैसी दरारें हैं। और उस दरार के नीचे कई सारे ओशंस हैं, मीन जैसे अंडरग्राउंड ओशंस होते हैं, ऐसे हमारी धरती के नीचे पानी है। तो उसे हम
अंडरग्राउंड ओशंस कहते हैं। वैसे ही यूरोपा के अंदर जो क्रैक्ड ज़मीन है उसके अंदर भी ओशंस हो सकते हैं। ओशंस का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ फॉर्मर डीएनए भी हो सकता है। अब अगर लाइफ फॉर्मर डीएनए उसमें तो भाई लाइफ भी हो सकती है कहीं ना कहीं। बात सुनने में थोड़ी फिल्मी लगेगी बट कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं एलियंस की तो फिर सब कहोगे अरे यार बार बार एलियंस की बात ले आते हो, दुनिया बता रही है एलियंस के बारे में, एलियंस 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 क्या है, आज तक कोई डिस्कवरी हुई है एलियंस की? हाँ हुई है, उसके ऊपर डिस्कवरी हुई है। सैटर्न का मून था टाइटन, उसके बारे में मैं कल उसकी नई वीडियो लेके आऊँगा और फिर वो आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं 4 मून्स पे ख़त्म होती है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।